हेलो, वेलकम टू मेडिकल टेक। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसके अंतर्गत किया जाता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेन मतलब होता है कि जिसमें हम अपनी नेक डाई से नहीं जो अपनी नेक डाई से मतलब नंगी आँखों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख पाते, उसी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये माइक्रोबायोलॉजी में दो टर्म बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, पैथोजन, एक कमेंसस। पैथोजन का मतलब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं। कमेंसस का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज रहते हैं बट डिसीज कॉज नहीं करते। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह रहता है, वायरस का कुछ इस तरह, फंजाई का कुछ इस तरह, प्रोटोजोआ कुछ इस तरह से। अब हिस्ट्री देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें हमें ये साइंटिस्ट पढ़ना है जिन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कवर की, जैसे एंटोनी वन लीeuwenhoek, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, जोसेफ लिस्टर और रॉबर्ट कोच। सबसे पहले हम लोग एंटोनी वन लीeuwenhoek के बारे में पढ़ते हैं। एंटोनी वन लीeuwenhoek इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है ना। ही द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, जिनका जन्म हुआ था 1632 में, उनकी मृत्यु हुई 1723 में। उन्होंने क्या किया था, हैंड क्राफ्टेड माइक्रोस्कोप, ये जो दिख रहा है ये एक हैंड क्राफ्टेड माइक्रोस्कोप है, इसका इस्तेमाल किया था। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, जिसका नाम दिया गया एनीमैक्यूस। इसका किया था 1670 में, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या, जो बैक्टीरिया की शेप्स है ना उनको भी डिस्क्राइब किया था, है ना, कि एक्यूरेट शेप्स, जैसे कि कोकाई स्पीयर्स में मतलब गोलाकार में है, कि बेसिलाई रोड शेप में है, कि स्पाइरल जैसे स्प्रिंग होती है, फिलामेंटस उस तरीके से है। तो ये किसने बताया था? एंटोनी वन लीeuwenhoek। तो माइक्रोस्कोप की सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से हुई है, फिर बाद में लुईस पास्चर वगैरह उन्होंने उसको मॉडर्न तरीके से देखा, बट सबसे पहले इन्होंने। एडवर्ड जेनर, ये इनको इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, एक बार्कली शहर था, वहाँ पे 17 मई 1749 में, है ना। ये 5 साल के थे तभी तभी इनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। 5 साल के थे तभी से अनाथ हो गए थे, है ना। इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी उसका आविष्कार किया था, 1796 में डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था, जो जो काउपॉक्स वायरस का है ना, काउपॉक्स वायरस वो बच्चों में लगाया, उनका इम्यून सिस्टम, इससे उनका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्मॉल पॉक्स फिर उन्हें मिलता है, जिसका टर्म दिया गया वैक्सीन के नाम से। इसकी कुछ हिस्ट्री है, वो भी देख लेते हैं कि कैसे इसकी हुआ है ना, काउपॉक्स संरक्षण की खोज कैसे हुई। तो इसमें क्या किया एडवर्ड जेनर ने, क्या है, जब 1796 में उन्हें ये उपाधि जब मिली थी, तब कैसे मिली थी, एक जेम्स फ्यूज नाम का एक युवक था, है ना। ये एक्सपेरिमेंट उस पर किया गया था। उन्होंने क्या करा, जो जेम्स फ्यूज नाम का युवक था, उस पर जो काउपॉक्स घाव की मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं, वही उसको टीका लगाने के लिए यूज़ किया गया, है ना। जो जो चेचक की तुलना में बहुत हल्का रोग था, है ना। तो क्या हुआ, फिप्स जब जब फिप्स का जो चेचक से उगाने के बाद फिप्स है ना, जब चेचक उसके ठीक हो गए, तब उन्होंने उसको फिर संपर्क में काउपॉक्स वायरस के फिर संपर्क में लाया, लेकिन उसको क्या हुआ, ये बीमारी विकसित नहीं हुई उसमें। इस प्रयोग से फिर पता चला कि चेचक संक्रमण चेचक के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है, जिससे चेचक के टीके का विकास हो सकता है। इससे उन्होंने बात की इसकी एडवर्ड जेनर की हिस्ट्री। अब पढ़ते हैं लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। लुईस पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 में फ्रांस में हुआ था, डेल सिटी में। ये क्या थे, ये पहले एक सोल्जर भी थे नेपोलियन आर्मी में, और उनका क्या काम रहता था, कब्र खोदने का ये काम करते थे। उन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अध्ययन किया था, और 1846 में इनको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी, वो भी केमिस्ट्री से, है ना। ये भी थोड़ा सा ना हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कौन से साइंटिस्ट। कई बार एमसीक्यू भी फोटो दे देता है, पूछ लेता है कि ये साइंटिस्ट का नाम क्या है, इसलिए फोटो इमेज भी उनकी याद रहना जरूरी है। अब कंट्रीब्यूशन देखते हैं लुईस पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले देख लेते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, रोग का रोगाणु सिद्धांत। लुईस पास्चर के प्रयोग ने सहज पीढ़ी के सिद्धांत को खारिज कर दिया और रोग के रोगाणु सिद्धांत का समर्थन किया, ये दिखाते हुए कि सूक्ष्म जीव कीड़ों और बीमारियों के कारण जिम्मेदार है ना। ये हो गया जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। पास्चुराइजेशन उन्होंने क्या करा, पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया विकसित की, जिसमें बैक्टीरिया को मारने और खराब होने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, दूध और शराब जैसे तरल पदार्थ को गर्म करना, मतलब इनको गर्म करने से क्या है, जो बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते, तो इसी प्रोसेस को उन्होंने पास्चुराइजेशन दे दिया ना। वैक्सीनेशन, टीकाकरण में लुईस पास्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स कई बीमारियों के लिए टीके विकसित किए। उनके काम ने आधुनिक इम्यूनोलॉजी और टीकाकरण का नींव रखी, है ना। उन्होंने बहुत सारे जो बैक्टीरिया और वैक्सीन्स को भी क्या कह रहा था, डेवलप किया था किसने, लुईस पास्चर ने।
वो छोटी चीज़ें याद रहनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जोसेफ लिस्टर जिनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। जोसेफ लिस्टर 1867 उनको ये जो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी की उपाधि का 1867 में दी गई है ना। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा था कि पोस्ट ऑपरेटिव संक्रमण जहाँ सर्जरी के दौरान पतला कार्बोनिक एसिड जैसे कीटाणुनाशक का उपयोग करके उपकरण को स्टेरिलाइज करके और घाव को साफ करने के लिए बहुत जो इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है ना। मतलब उनका मेन जो डिस्कवर किया कि जैसे कोई भी ऑपरेशन वगैरह या सर्जरी से पहले है ना, कि जितने भी कंटामिनेशन है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी के अंदर ना जा पाए, उसको बिल्कुल स्टेरिलाइज करने के लिए इन्होंने पूरा काम किया था जोसेफ लिस्टर ने, है ना। वे किस लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, है ना, जो जोसेफ लिस्टर है वो क्यों सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? वह बैक्टीरिया को मानव शरीर में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। इनका मेन मोटिव यही था कि भाई बैक्टीरिया मानव के शरीर में, इसके लिए उन्होंने एंटीसेप्टिक चीज़ों का इस्तेमाल किया, है ना। और भी देख लेते हैं। लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड या फिनॉल का परीक्षण किया, जिसका उपयोग सीवेज से गंद को हटाने के लिए भी किया। कार्बोलिक एसिड और फिनॉल का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे सीवेज में जो गंदगी, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, उसको हटाने के लिए भी किया गया। जैसे आप देखेंगे फिनॉल वगैरह का इस्तेमाल फर्श वगैरह, फ्लोरिंग वगैरह साफ करने के लिए भी किया जाता है ना। और क्या क्या इन्होंने इसे सर्जिकल उपकरण, घाव और ड्रेसिंग पर छिड़का और गैंग्रीन और संक्रमण की एक बड़ी कमी पाई, है ना। इन्होंने जैसे आप देखते होंगे कि ड्रेसिंग करते हुए टाइम या कोई घाव वगैरह ड्रेसिंग करते टाइम, है ना, इनका छिड़काव करने से जो ये फिनॉल वगैरह है ना, कार्बोलिक एसिड, इससे क्या होता है, इससे साफ किया जाता है। देखिए बीटाडीन वगैरह लगा के, है ना, जिससे कि क्या इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसके कारण घाव अब सेप्टिक नहीं बनते। जो घाव इसीलिए ना, अब जो घाव होते सेप्टिक नहीं रहते, इसलिए कार्बोलिक एसिड एंटीसेप्टिक था, ठीक है। ये कि वह इसलिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, इसी कारण से वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है। मेन था उनका एंटीसेप्टिक से बैक्टीरिया हमारे बॉडी के इंटेक में आ जा सके। देन इसके बाद रॉबर्ट कॉच का जन्म 1843 में हुआ और मृत्यु 1910 में, है ना। रॉबर्ट कॉच का जन्म 11 दिसंबर 1843 में क्लॉस्टर जर्मनी में हुआ। ही इज कॉल्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का फाउंडर के नाम से भी जाना जाता है ना। ही वॉज द ये फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो है ना, विच कॉज, जिसके कारण जो एंथ्रेक्स डिसीज हो रही है, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण, ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, कोलेरा विब्रियो कोलेरा, इनको मतलब सेपरेट किया, सब अलग किया। ये सबसे पहले बैक्टीरिया किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने। रॉबर्ट कॉच का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एंथ्रेक्स देख लेते हैं। कोच ने जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस का पृथक और वर्णन किया, मतलब डिस्क्राइब किया एंड आइसोलेट किया था ना, जो एंथ्रेक्स का कारण बनता है। एंथ्रेक्स पर उनके काम ने यह समझने की नींव रखी कि बैक्टीरिया कैसे बीमारी का कारण बनते हैं और अन्य जीवाणु संक्रमणों के लिए टीकों और उपचारों के विकास का नेतृत्व करते हैं, है ना। फिर ट्यूबरकुलोसिस में कैसे उन्होंने किया, रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की पहचान की और उसे अलग किया, जो तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु है। संक्रामक रोगों की समझ में एक और बड़ी सफलता, है ना। ट्यूबरकुलोसिस पर क्या इन्होंने सेपरेशन किया, जिससे उसकी दवाइयाँ बन सकी, है ना, उसको उससे डायग्नोज करने का एक आसान तरीका मिल गया। कॉलरा हैजा, जिसे हैजा बीमारी कहते हैं ना। रॉबर्ट कोच ने हैजा के लिए जिम्मेदार जीवाणु विब्रियो कॉलरा को भी अलग किया और इसके संचालन और रोगजनक में महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान की। ये रॉबर्ट कोच का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलेंगे। अगर कोई भी मुझसे गलती है तो उसके लिए क्षमा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।